हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिलिंक्विशमेंट डीड के संबंध में। जी हां, पैतृक संपत्ति में अगर किसी को भी अपना हक त्याग करना है तो इसका सबसे आसान, सुगम और एक सशक्त माध्यम है रिलिंक्विशमेंट डीड, जिसके द्वारा आप पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का त्याग अन्य हिस्सेदारों के पक्ष में कर सकते हैं। रिलिंक्विशमेंट डीड के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी मैंने लिंक लगा दिया है। अगर आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने लगे और कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे, जिसका अलग अलग जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और उन चुनिंदा प्रश्नों को उठाऊं जो कि बार बार आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं रिलिंक्विशमेंट डीड के संबंध में उन प्रश्नों को उठाऊंगा जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ you are new on my channel then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get all the latest notifications of my new videos. So let's start this video. तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह यह है कि क्या कोई एक शेयरर जो है वह किसी स्पेसिफिक को शेयरर के पक्ष में अपने संपत्ति का त्याग रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब है जी नहीं। एक शेयरर जो है वह किसी स्पेसिफिक दूसरे को शेयरर के पक्ष में अपने संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करना है तो उसे गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करना होगा, न कि रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा वह अपने संपत्ति का त्याग एक स्पेसिफिक को शेयरर के पक्ष में कर पाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो लीगली इट हैज़ नो वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एक पैतृक संपत्ति है जिसके 5 हिस्सेदार हैं ए, बी, सी, डी, ई। अब ए और बी को जो है वह अपनी पैतृक संपत्ति का त्याग रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा करना है इन फेवर ऑफ ई, यानी कि ए और बी चाहते हैं कि अपनी पैतृक संपत्ति में से जो भी हिस्से का वह त्याग कर रहे हैं वह ई को मिले। इस संबंध में ए और बी अगर रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट करते हैं तो इट विल हैव नो वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा यह संभव नहीं है। अगर ए और बी स्पेसिफिक ई के पक्ष में अपने हिस्से को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए यह बेहतर होगा कि वह रिलिंक्विशमेंट डीड के बजाय वह गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट करें। किसी स्पेसिफिक को शेयरर को प्रॉपर्टी में अगर अपना हिस्सा देना है तो उसका यही सबसे बेहतर तरीका होता है। इसके बाद जिस दूसरे पॉइंट पे मैं चर्चा करने वाला हूं वह है संबंधित बच्चों से। एक माइनर जो है वह किसी भी स्थिति में अपने प्रॉपर्टी का त्याग रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा नहीं कर सकता है। अगर कोई भी माइनर ऐसा करता है देन इट विल हैव नो वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ। इसी तरह से अगर किसी बच्चे का लीगल गार्जियन भी अपॉइंट किया गया है तो फिर उस लीगल गार्जियन को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि उस बच्चे के प्रॉपर्टी को या फिर उसके शेयर को किसी भी परिस्थिति में रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा उस प्रॉपर्टी को त्याग करवाया जा सके। रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट करने के लिए उस बच्चे का मेजर होना जरूरी है, और अगर वह माइनर है तो यह अधिकार न उसको प्राप्त है, और अगर कोई लीगल गार्जियन है उस बच्चे का तो उसको भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला सवाल है रजिस्ट्रेशन के संबंध में। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि क्या रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अनरजिस्टर्ड रिलिंक्विशमेंट डीड का कानून के नज़र में कोई महत्व नहीं है, वह बस एक कागज का टुकड़ा मात्र है। अब साधारण रूप से आप इस बात को समझिए कि कानून में कुछ स्पेसिफिक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि एग्जीक्यूशन के समय रजिस्टर करना जरूरी है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको एग्जीक्यूशन के समय अगर रजिस्टर न भी कराया जाए तो भी वह वैलिड माना जाता है। लेकिन जहां तक बात रिलिंक्विशमेंट डीड की है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलिंक्विशमेंट डीड का जो रजिस्ट्रेशन है वह मस्ट है। अगर रिलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड नहीं है देन इट हैज़ नो वैलिडिटी इन द आइज ऑफ लॉ।
और आखिरी प्रश्न जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह यह है कि क्या रिलिंक्विशमेंट डीड को कैंसिल कराया जा सकता है वंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटर। तो इसका जवाब है नहीं। इसी कारण से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात पे विस्तार में चर्चा की थी और आपको बताया था कि अगर आपको रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का त्याग करना है तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि वंस यू एग्जीक्यूट द रिलिंक्विशमेंट डीड और आप अपने पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से का त्याग कर देते हैं, उसके बाद आप उस रिलिंक्विशमेंट डीड को वापस नहीं ले सकते हैं या कैंसिल नहीं करा सकते हैं। रिलिंक्विशमेंट डीड को कैंसिल कराने का बहुत ही लिमिटेड और स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। अगर वह लिमिटेड ग्राउंड्स आपके पास अवेलेबल हैं तभी आप रिलिंक्विशमेंट डीड को कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपका रिलिंक्विशमेंट डीड जो है वह एग्जीक्यूट हुआ है बाय फोर्स, बाय थ्रेट, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अदर टाइप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, और अगर आपके पास इसका प्रूफ है तो मात्र इन्हीं 2-3 ग्राउंड्स पे आप रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट करें, अपने पैतृक संपत्ति का त्याग करें और कल को फिर आप आकर कहें कि नहीं मुझे त्याग नहीं करना है और मैं अपना रिलिंक्विशमेंट डीड वापस ले रहा हूं। इस तरह की व्यवस्था जो है वह हमारे कानून में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट करते समय अगर किसी तरह का इलीगल फोर्स आप पे इस्तेमाल किया गया हो, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड किया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा आपको प्रभावित किया गया हो या इस तरह के जितने भी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हुआ हो और इसके कारण से आपने उस रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट किया है, तो फिर इन 2-3 ग्राउंड्स पे आप रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि इन 2-3 स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर भी अगर आपको रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज करना है तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है, जो लिमिटेशन है, वह 3 साल का है। यानी कि अगर आपने उस रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट किया है, सो फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 3 साल के अंदर आप इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है और आपको रिलिंक्विशमेंट डीड के संबंध में जानकारी ही नहीं है, यानी कि आपका गलत सिग्नेचर लेकर आपके बिना जानकारी में आए किसी ने पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा किया है और एक फर्जी रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट करा लिया है, तो फिर उस परिस्थिति में जब भी आपको यह नॉलेज आएगा कि आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर उस दिन से जिस दिन आपको इस फ्रॉड का पता चला है 3 साल के अंदर आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह की परिस्थिति आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इलीगल फोर्स के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा या थ्रेट के द्वारा या फिर सिमिलर काइंड ऑफ एक्ट्स के प्रभाव में आकर अगर खुद किसी रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट किया है, तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 3 साल के अंदर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और आपको उस रिलिंक्विशमेंट डीड के एग्जीक्यूशन के संबंध में जानकारी भी नहीं है, तो जिस दिन यह फर्जीवाड़ा आपके सामने आएगा, आपके नज़र में आएगा, आपको जानकारी मिलेगी, फ्रॉम दैट डे दैट 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रिलिंक्विशमेंट डीड को इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे चैलेंज भी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे आपको रिलिंक्विशमेंट डीड को चैलेंज करना है, तो जिस भी एरिया में आपका प्रॉपर्टी स्थित है और वह एरिया जिस सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसी सिविल कोर्ट में आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलिंक्विशमेंट डीड अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट सेक्शन 31 के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं और रिलिंक्विशमेंट डीड को कैंसिल कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।